हाय। सो आईबीपीएस एसबीआई पीओ हो चुका है और आगे दो सबसे बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। पहला चैलेंज है आईबीपीएस पीओ प्री का और दूसरा चैलेंज है एसबीआई पीओ मेंस का। दोनों चैलेंजेस को हमको साथ साथ हैंडल करना है क्योंकि 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है प्रपोज डेट जो है वो एसबीआई पीओ मेंस की है और 22 और 23 अगस्त को है एसबीआई आईबीपीएस पीओ प्री। सो दोनों एग्जाम्स हैं और दोनों एग्जाम्स के लिए हमारे पास चैलेंज एक साथ आ गया है। ऐसे टाइम पे हमको एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ प्री दोनों को एक साथ मैनेज करना है। दोनों में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है करने के लिए। ऐसे टाइम पे हमको एक स्ट्रेटजी के तहत ही काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास वो स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक प्लानिंग नहीं होगी, हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में असफल रहेंगे। तो मैंने क्या अपनाया था पिछले साल, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, क्या गलतियां थी, सारी गलतियां बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और क्या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने नोट की हैं, क्या नहीं की हैं और कैसा रहा था मेरा एसबीआई, वो आप सबको बता ही चुका हूँ कि मेरा एसबीआई में 71 अटेम्प्ट है और उम्मीद है कि भगवान करेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो अब ऐसे टाइम पे मेरे लिए डिफ़िकल्टी ये है कि मुझे आईबीपीएस प्री का भी पढ़ना है और आईबीपी एसबीआई पीओ मेंस की भी तैयारी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनका एसबीआई पीओ जिन्होंने प्री दिया है। तो एसबीआई पीओ प्री जिन्होंने दिया है उनके लिए उसमें से दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी आती है उन लोगों की जिन लोगों के अच्छे अटेम्प्ट्स हैं और उनको उम्मीद है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दूसरी उम्मीद उन लोगों की है जिनको उम्मीद है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, उनका पेपर बेकार गया है। उसमें भी दो तरीके के लोग हैं जिनका पेपर बेकार गया है। उसमें एक हैं जिनने तैयारी ही नहीं की थी, दूसरी वो लोग हैं जिन लोगों ने तैयारी की थी। मॉक में अच्छे अटेम्प्ट्स हो रहे थे, 70-75 के आसपास, 65 से ऊपर नंबर जा रहे थे, लेकिन एग्जाम के अंदर किसी भी सेक्शन में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या क्वांट में वो फंस गए और उनका पेपर अच्छा नहीं गया एसबीआई। सो ऐसे लोगों के लिए जो आईबीपीएस पीओ एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ एसबीआई पीओ प्री के बराबर, एसबीआई के बराबर ही अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस पीओ। इस एग्जाम की कट ऑफ 50 के आसपास ही रहती है क्योंकि इस बार वैकेंसी भी लगभग 7500 के आसपास हैं। तो ऐसे में इस बार इसकी वैकेंसी की वजह से इसकी कट ऑफ 50 के आसपास ही रहने वाली है। ऑल्दो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हो सकता हो बढ़ जाएँ और नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाए, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ जाए, अच्छा तगड़ा आने वाला है। ऐसे में हमको मैनेज करके चलना है कि किस प्रकार से हम साथ में एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ प्री दोनों की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में है बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्री की। अगर सिलेबस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस, 40 नंबर रीजनिंग होता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर इंग्लिश होता है और क्वांट 35 क्वेश्चन 30 नंबर होता है। दैट मीन्स क्वांट में पर क्वेश्चन एक नंबर से कम आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे और रीजनिंग में आपको एक नंबर 1 पॉइंट समथिंग नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे पर क्वेश्चन। सिलेबस पैटर्न कुछ भी हो सकता हो कि एक या दो डीआई एक एक नंबर या दो दो नंबर की आ जाए, डेढ़ डेढ़ नंबर की भी आ सकती हैं, या फिर 1 पॉइंट कुछ मिला करके भी एक इवन पैटर्न में आपको उसको 40 30 40 अपॉन 35 करके डिवाइड करके उसको इक्वलेंट उसका नंबर ला सकते हैं। तो उन पर डिपेंड करता है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आईबीपीएस प्रियो पीओ प्री में आपको कोशिश करना है कि क्वांट के अंदर 15 से 20 के आसपास मार्क्स आ जाएं। रीजनिंग में आपको 20 से 25 के आसपास मार्क्स आ जाए। 40 हम नहीं कहेंगे कि भाई 40 नंबर लाइए, 20 मिनट के अंदर 40 नंबर लाना मुश्किल होता है, लेकिन 20 से 25 के आसपास आराम से बिना विदाउट फंबल हुए आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई भी पेपर में मान लीजिए 2 नंबर की पजल आ गई, आप उसको प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आप उस 2 नंबर की पजल को आप अटेम्प्ट कर ले जिससे आपके 10 के आसपास 5, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं तो 10 नंबर आपके ऐसे ही बन जाएंगे पजल के अंदर उस वाली। ऑब्वियस सी बात है वो पजल वेरिएबल बेस्ड होगी क्योंकि 2 नंबर एक क्वेश्चन दे रहा है, या हो सकता हो कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपको हर क्वेश्चन में आपको इवन मार्क्स मिले। तो ऐसे टाइम पे आपको आपको स्ट्रेटेजी हर पेपर के लिए अलग बनानी होगी और आपको हर तरीके के मॉक भी देने पड़ेंगे। ये किसी को फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए क्या करनी है। एसबीआई पीओ प्री में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश 40 मार्क्स की थी, यहाँ पे ये इंग्लिश का लेवल 30 मार्क्स का आ जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर चीज़ गलत होती है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमारा मार्क्स जो है 25 के नीचे चला जाता है। हमको कोशिश क्या करनी है, हमको कोशिश करनी है कि एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ प्री में लगभग 15 से 20 के आसपास, 20 कोशिश करना है हमको, 20 के ऊपर ही जाएं। तो 20 के ऊपर जितने मार्क्स हमको इंग्लिश में बटोर सकना है बटोरना है। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए हमको एक भी क्वेश्चन, ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना है।
जो ना आए छोड़ दो, तुक्का हटा दो, मत मारो। तुक्का मारने से बिल्कुल क्वेश्चन गलत होगा और गलत होने का मतलब है आपका 1.25 मार्क्स कट जाएगा। इसके साथ साथ क्वांट के अंदर लगभग, क्योंकि 30 नंबर का है, आपको 15 से 20 और रीजनिंग में आपको 20 से 25 के ऊपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा मार्क्स। नेगेटिव ये मॉडरेट मार्क्स है, कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा। और आपको इस लेवल में जब करते हैं तो आपके मार्क्स टोटल 50 से ऊपर या 55 के ऊपर चले जाते हैं, तो आप एक सेफ अटेम्प्ट में रहते हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि बिल्कुल आप टॉप कर जाइए, लेकिन आप इतने तो रहिए कि एक मॉडरेट में पेपर सॉल्व करने के बावजूद भी आप क्लियर कर जाएँ। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमको अटेम्प्ट कितना करना है, वैसे तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 100 नंबर का आ रहा है, आप 70 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 50 अटेम्प्ट नहीं, 70 अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन एट लीस्ट मिनिमम आपको इतना करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को देखें, प्रीवियस ईयर की चीज़ों को देखें, तो ये हमको दिखाई पड़ती है। पीओ प्री में पिछले साल आईबीपीएस पीओ प्री में मेरे पिछले साल मार्क्स थे 49.75 और कट ऑफ गई थी 49.25। दैट मीन्स 0.5 से मेरा क्लियर हुआ था आईबीपीएस पीओ प्री। मीन्स नहीं हुआ, क्योंकि मीन्स में मेरा डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस नहीं की थी और उसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ था, तो मीन्स नहीं हुआ था, लेकिन पीओ प्री हो गया था। ठीक है। गलतियाँ क्या कर रहा था पिछले साल में कि मैं प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहा था, और इस बार मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बनाया है, पूरी चीज़ों को फिक्स किया है, और मैं इस बार पीओ प्री के साथ आईबीपीएस पीओ की प्रैक्टिस भी खूब कर रहा हूँ। दूसरा, आईबीपीएस पीओ प्री के लिए क्या हमें लेक्चर्स को ध्यान रखना चाहिए? जवाब है नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बिगिनर्स हैं उनकी बात मैं नहीं करूँगा, वो उनकी भी, जिन लोगों की अच्छी तैयारी हो चुकी है और एसबीआई पीओ प्री अच्छा गया हुआ है, मैं उन लोगों की बात करूँगा। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको तो अभी आईबीपीएस पीओ प्री में ही ध्यान देना है। जितने भी 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। इसके साथ-साथ अभी 5 से 10 दिन के आस-पास आपको मेंस के लेक्चर्स करने चाहिए। जिनका एसबीआई पीओ भी अच्छा नहीं गया है, उनको मेंस के लेक्चर्स करने चाहिए, और पूरे मतलब मन से हाथ दर्द कर जाने चाहिए, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाने चाहिए, इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही बात करते हैं जिनका पेपर अच्छा गया। जिनका पेपर अच्छा गया है, उनको उम्मीद है क्लियर हो जाने की, तो उनके पास 2 चीज़ें हैं अभी सामने। 40 के दिन के अंदर लगभग एसबीआई पीओ हमारा 12 सितंबर को शेड्यूल है, और ऐसे टाइम पे हमको 40 दिन ही हमारे पास मिलते हैं। साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ प्री है, तो उसके लिए भी हमको पढ़ाई करनी है। तो भाई आपका, क्योंकि आपका एक अच्छा एग्जाम गया हुआ है एसबीआई पीओ प्री, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, और इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ मॉक पे बेसिस पे जाना है। जितनी भी पढ़ाई करनी है हमको मॉक पे करनी है। मॉक दीजिए, डेली 2 दीजिए, 2 ना दे पाएँ तो कम से कम 1 ज़रूर दीजिए मॉक। एनालिसिस कीजिए उसका। इतनी ही पढ़ाई प्री के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ाई हमको नहीं करनी है प्री के लिए स्पेशली। आखिरी के 5 दिन जो भी होंगे 18, 19, 20 तारीख के आसपास हमको डेडिकेटली पीओ प्री पढ़ना है। उस समय हमको पजल्स को सॉल्व करना है, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा पीओ प्री। बीच में हम 1-2 पजल्स को मेंस और 1-2 डीआई मेंस की ले सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम प्री नहीं पढ़ते रहेंगे, ये बात को ध्यान रखना है। तो बीच में हमें 1-2 आईबीपीएस पीओ मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस की 1 या 2 पजल या 1 और 2 डीआई को हमको सॉल्व करना ही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड डिवोट ऑन प्रीलिम्स ओनली। ध्यान रखिए, जब प्रीलिम्स की पजल्स को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन कीजिए कॉपी पे, एक पेन के जो है। अगर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मेरे साथ गलतियाँ खुद होती हैं इस बारे में, कि मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो एक लाइन को मिस कर दिया, फिर क्वेश्चन बना रहा हूँ, नहीं बनना है। हो सकता है कभी टी वन प्लेस टी एक गैप एस होता है, लेकिन हम टी ऊपर होता है, एस नीचे होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी मिस कर देते हैं, एस ऊपर कर देते हैं, टी नीचे कर देते हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है बगैर, ये चीज़ को दिमाग में चलना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी ही है, और उसी प्रकार से हमको उसको लिखना है। ये चीज़ हमारी स्पीड बढ़ाएगी, और क्योंकि मेरी भी बढ़ी, और कम से कम गलतियाँ भी नहीं होंगी। दूसरी बात, मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा मॉक आपका अच्छा जाएगा। मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे क्लास करना बेफजूल है, टाइम वेस्ट है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम कोई भी टीचर नहीं निकलवाएगा, आपको एग्ज़ाम आप ही निकाल पाएंगे, और आपके माइंड के अंदर जितनी क्लियरिटी होगी, उतना ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़, एसबीआई पीओ मेंस भी है, और उसके लिए हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। सिलेबस तो पता ही होना चाहिए, सिलेबस के साथ पैटर्न तो पता ही होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नहीं आएंगे। तो भाई पहली बात तो नोट कर लो इस तरीके से। मैंने तो नोट कर रखा है, सामने चिपका रखा है, यहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो हमको सबको पता है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स होगा, 50 मिनट का होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, क्वांट नहीं होता है मेंस में। अरशद सर कहते हैं कि क्वांट नहीं होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा एनालिसिस होता है, और मुझे उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है।
जीए होता है क्योंकि भाई इंग्लिश का लेवल को कम कर दिया गया है। इंग्लिश के बीसी क्वेश्चन पिछले साल 40 नंबर का आता था, इस बार 20 नंबर का आएगा। ऐसे टाइम पे हमको जीए पे फोकस करना है। जीए पे फोकस करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम पीडीएफ से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। वीडियो लेक्चर्स पढ़ने पे हमको टाइम ज़्यादा लगेगा और ऐसे टाइम पे वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट साबित होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस पीडीएफ से पढ़ें। जो कॉन्सेप्ट बैंकिंग के नहीं आने वाले हैं समझ में, कोई भी आरबीआई की रेगुलेशन होगी नहीं समझ में आने वाली है, उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई से या चैट जीपीटी से। हाँ, उस चीज़ का आप लेक्चर देख सकते हैं कि क्या लॉन्च किया है, क्या नहीं लॉन्च किया है। लेकिन भाई अगर एसबीआई ने कोई डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, एसबीआई ने कोई बैंक अकाउंट लॉन्च किया, फॉर वुमेन लॉन्च किया है, लेडीज लॉन्च किया, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है तुमको। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बंद करना पड़ा था। सो बात कर रहे थे जीए की। जीए के अंदर हमको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है कि भाई पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि पीडीएफ का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि पीडीएफ यूजलेस मुझे भी पता है। मीडियम जब तक वीडियो लेक्चर ना करो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन पीडीएफ से करने का क्या मतलब ये है कि हम दो चीज़ें हैं। पहली तो रिटेंशन पावर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको याद हो जाएगा। डाटा फैक्ट्स सिर्फ उसे पढ़ने से याद होंगे, किसी के समझाने से याद नहीं होंगे। हमको खुद की ट्रिक्स भी बनानी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, जो कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में नहीं आने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आरबीआई ने रेगुलेशन लॉन्च कर दी, कोई भी रूल्स लॉन्च कर दिए कि तो उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ हमें अगर नहीं समझ में आता है तो उसका लेक्चर देख लीजिए कि क्या चीज़ क्या की गई है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को डालिए और हज़ारों वीडियोज़ उसमें आपको आ जाएँगे, तो आप किसी का वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जेमिनी से या चैट जीपीटी से आप उसको डालिए। बताइए कि भाई ऐसे-ऐसे क्या रेगुलेशंस हैं, क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या था पहले कि अब जैसे पहले क्या था, अब क्या हो गया, क्यों उसको चेंज कर दिया? तो चैट जीपीटी या जेमिनी उसको अच्छे से समझा देंगे भाई। आप अपनी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफ़र करते हैं। दूसरी चीज़, क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में भाई डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा एनालिसिस होता है, क्वांट नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, 3 या 4 तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं आईबीपीएस मेंस हो या वीआईपीओ मेंस हो, पहला कुछ टाइप का। पहले डीआई हमको देखने मिलेंगे, उसमें से कम 4 से 5 डीआई हमको देखने को मिलती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। किसी में 3 भी दिख सकती हैं, 4 भी, किसी में 5 दिख सकती हैं। तो 50% से ज़्यादा हमारा पेपर बनता है डीआई से। दूसरा हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डाटा सफिशिएंसी के, जो कि डाटा एनालिसिस होता है। फिर हमें देखने को मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वेरिएबल बेस्ड, जहाँ पे वेरिएबल हमको सॉल्व करना होता है। वेरिएबल्स होते हैं अलजेब्रा के बेस्ड पे हमको सॉल्व करने होते हैं। तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जो कि मिक्स है डाटा सफिशिएंसी के अंदर, डाटा नंबर सीरीज के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। दूसरा हमारे आती हैं नंबर सीरीज आती है। तीसरी तीसरी नंबर सीरीज है। पहला तो डीआई हो गया, दूसरा डाटा सफिशिएंसी हो गया, तीसरा नंबर सीरीज हो गया, चौथा क्वाड्रेटिक हो गया और पांचवी चीज आती है अर्थमेटिक बेस्ड, जो कि फिलर बेस्ड होती है एक्चुअली। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहाँ पे फिलर बेस्ड अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, जहाँ पे हमको बोट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। एवरेज के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एज बेस्ड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करनी है क्वांट के अंदर की। जो 4 मेन चीज़ें हैं, जैसे कि डीआई हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, अलजेब्रा बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अलजेब्रा बेस्ड ही नंबर सीरीज होगी। रॉन्ग नंबर हो सकती है और कोई भी हो सकता है, उसमें मिसिंग नंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग, ठीक। तो उस चीज़ को हमको सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस हमको सिर्फ उतनी ही करनी है 4 ही चीज़ की, और वही 4 हमारे पेपर के 90% चीज़ों के होते हैं। दूसरा, रीजनिंग में अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में आओगे तो उसमें मेनली मैंने जो देखा है पेपर को, या फिर मॉक में भी देखा, पेपर को भी देखा है, तो पेपर में मेनली पजल्स होती हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इनपुट का दिख जाएगा, एक इनपुट का नहीं होगा तो कोडिंग डिकोडिंग दिख जाएगी। दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ये पक्का 100% पक्का है। कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो या तो डाटा सफिशिएंसी कोडिंग में डाल दे और इनपुट डाल दे, वरना दोनों में से सिर्फ एक ही आएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो हमको दोनों की करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता है किस कौन सा आने वाला है। डाटा सफिशिएंसी आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे सीआर के, क्रिटिकल रीजनिंग के। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो लोग सोच रहे हैं छोड़ने को, प्लीज़ मत छोड़ो, क्योंकि एक ईजी के नंबर्स होते हैं। एटलीस्ट हम कई सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो डाटा सीआर के, क्रिटिकल रीजनिंग के, जो ईजी होते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड मान कर सकते हैं हम लोग, या फिर स्टेटमेंट में अजम्पशन बेस्ड भी किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम किए जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, कम से कम डेली, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हमारा एसबीआई पीओ मीन्स का, आईबीपीएस पीओ मीन्स का, हमको कम से कम 3 से 4 मीन्स लेवल पजल सॉल्व करनी है डेली। 3 से 4 मिनिमम, मिनिमम ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है, क्योंकि हमको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर हम सॉल्व करने के बाद एक इनपुट आउटपुट, एक कोडिंग डिकोडिंग करनी है,
आप चाहें तो सिलोगिज्म के भी कर सकते हैं और एक दिन आप रख लीजिए, जैसे आज हमने पजल्स कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर ली, कल हम कर लेंगे इनपुट आउटपुट कर लेंगे एंड मिसलेनियस कर लेंगे। मिसलेनियस में डाटा सफिशिएंसी आ जाता है एंड बीआर बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं या कोडेड सिलोगिज्म आ जाता है, तो हम वो एक दिन कर लेंगे, एक ही दिन का गैप करके कर सकते हैं। पजल का जैसे मान लीजिए किसी दिन 3 पजल की, तो आप एक आज 2 ही पजल कर लीजिए, 1 पजल कर लीजिए और सेम हमको क्वांट में करना है कि हम कम से कम 3 से 4 डीआई सॉल्व करनी ही करनी है। फिर एक दिन आप डाटा सफिशिएंसी कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लीजिए, नंबर सीरीज कर लीजिए, एक दिन आप डीआई कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर ब्लाइंडली फॉलो कीजिए पैसेज को, चाहे जिस टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे निमसा मैम से पढ़ रहे हो, चाहे वरुण सर से पढ़ रहे हो, आपको मेंस लेवल मेंस लेवल आपको आरसी करनी ही करनी है, क्योंकि वो आपको 5 से 10 नंबर दे के ही जाएगा और वो सामने पेपर में हिडन होता है, आपको वहीं से निकाल करके सॉल्व करना होता है। आप कहीं और से नहीं जाते हैं सॉल्व करने के लिए उसमें, क्योंकि मतलब आरसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सामने दी होती है, उसको स्क्रॉल करेंगे वो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उस पर बस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है और सर्चेबिलिटी बढ़ानी है कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन को इन्फ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं। क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है क्योंकि आता ही आता है। फ्रेजल वर्ब्स, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल आप के कई लोगों गलत हो जाते हैं मीन्स लेवल, पढ़िए ना पढ़िए वो आपकी मर्जी है। एरर डिटेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आता है, और एरर डिटेक्शन के लिए जरूरी है कि ग्रामर्स के रूल्स भी पूरी रिवाइज होने चाहिए। ग्रामर्स के रूल मेनली आर्टिकल बेस्ड होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, मतलब एडजेक्टिव डिग्री बेस्ड होते हैं मेनली, मैंने देखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड होते हैं, नाउन के होते हैं एंड प्रोनाउन बेस्ड होते हैं। प्रोनाउन बेस में द एंड विच का यूज होगा और प्लस कंजक्शन बेस्ड होते हैं जिसमें बट, एज, सुन एज और इस सब के स्कार्सली हार्डली यूज की पूछे जा सकते हैं। तो मेनली कुछ ही कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको पूछा जाता है, ऐसा कोई डीपली कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 15 अगर मान लीजिए टॉप 30 टॉप 50 कॉन्सेप्ट ही होते हैं जिन पे रिपीटली पूछा जाता है। कहने को तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि टॉप 50 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ही हैं इंग्लिश में जिस पे एरर डिटेक्शन पूछा जाता है और हमें उसको पढ़ना चाहिए। बेसिक होता है, अपस्ट्रॉफी बेस्ड भी पूछा जा सकता है, तो बेसिक होते हैं और उन चीज़ को अगर हमें ऐसा बैंक तैयारी करते हुए अगर वो भी नहीं पता है तो फिर भूल जाइए, फिर हम कोई भी आपका नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें हमको कवर करनी है मेंस के लिए, ये डेली कवर करनी है। अगर हम डेली नहीं कवर करेंगे इनको तो फिर मतलब ही नहीं है प्रिपरेशन का। इसके साथ साथ जीए में भी कुछ टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। जी अगर हम बात करें तो जो मैंने पिछले साल दिया था आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी मैंने दिया था, दोनों पेपर में मुझे जो चीज़ें देखने को मिली थी मेनली ज़्यादातर 60% प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो बैंक्स आरबीआई से रिलेटेड थे, बैंक से रिलेटेड थे, तो हमको उन चीज़ों को करना ही करना है। इसके साथ साथ बैंक जो मेन चीज़ें हैं आपको गवर्नमेंट स्कीम हो गई, आरबीआई हो गया, सेबी रेगुलेशंस हो गए, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें हो गई, तो हमको उन पे मेनली ज़्यादा फोकस करना है। हमको कोई मर गया है, अगर वो फेमस नहीं है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर हमको याद करने की जरूरत उसकी नहीं है। ठीक, इतना अच्छा ध्यान रखिएगा। अगर कोई टॉप लेवल का व्यक्ति ही ऐसा है जिसको मतलब कोई अवार्ड मिला हो, भारत रत्न, पद्मश्री, या फिर उसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के अंदर कि उसने मिलियंस ऑफ लोगों की या हज़ारों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, तो ही उसके मरने की चीज़ों को याद रखना है। अदरवाइज़ नहीं, अपॉइंटमेंट भी सबकी याद नहीं रखने की ज़रूरत है, कुछ ही लोगों की याद करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जैसे ईरान के अंदर कौन फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ईरान के अंदर वार चल रहा है, तो वहाँ पे किसकी अपॉइंटमेंट की गई, वहाँ पर ऑपरेशन कौन सा चल रहा था वहाँ निकालने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ पढ़नी है, मतलब ये भी ज़रूर ठीक है। अभी वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया, तो भूकंप में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, वेनेजुएला की करेंसी क्या है, वेनेजुएला के आसपास कंट्रीज हैं, वहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, ये वहाँ पे पहाड़ कौन सा सबसे ऊंचा है, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका में आता है वेनेजुएला, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत क्योंकि स्टैटिक का पार्ट हो गया तो ये बहुत मुश्किल ही पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है। तो हमें इसी तरह से पढ़ना है कि भाई हाँ, वेनेजुएला में कौन सा ऑपरेशन चला गया था भूकंप से बचाने के लिए, ये जरूर जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको पढ़ना है। इंडिया ने चलाया भेजा था जो मिशन, पर वहाँ पे बाकी चीज़ों को हम पढ़ने लगे तो वो कोई मतलब ही नहीं ना कि वेनेजुएला के बगल में कौन सा जो है पोर्ट है ना, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना कि जहाँ पे अमेरिका काम करता है या फिर अमेरिका ने ये के क्या मिशन थे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब नहीं आता एग्जाम में। ठीक, तो सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है। दूसरी, सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करना है। अगर हम रिवीजन पे फोकस नहीं करेंगे तो भाई फेल हो जाएंगे, सिंपल बात है, प्रैक्टिकल बात है। हमको फोकस करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फोकस करना है हमको रिवीजन पे। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा। मैंने जीए को कम से कम 3 बार रिवाइज किया था और मैंने आईबीपीएस पीओ में 14 नंबर थे मेरे, लगभग 13 पॉइंट कुछ नंबर थे, और आईबीपीएस क्लर्क में मेरे 17 पॉइंट कुछ नंबर थे, 18 नंबर के आसपास, मतलब लगभग कह सकते हैं 25 अटेम्प्ट किए थे आईबीपीएस क्लर्क में, 18 नंबर आए थे, और 22 के आसपास किए थे मैंने आईबीपीएस पीओ में, और मेरे 14 नंबर आए थे। ठीक है, 2 नंबर भी अटेम्प्ट किए थे इनमें। तो
कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अब जीए का सिलेबस में चीज़ें बढ़ गई हैं, तो हमको सिलेक्टिव तो पढ़ाई करनी है क्योंकि नंबर लाने हैं। सब कुछ पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं, सिलेक्टिव पढ़ाई करने से नंबर आते हैं। दूसरा, क्योंकि इंग्लिश के नंबर कम हो गए तो उसको तो कम्पेंसेट करना है, हमें तो आगे निकलना है ना। अगर इंग्लिश में पहले का तो 40 नंबर का था, तो 40 नंबर में से 35 नंबर या चल 30 नंबर ले आते थे, 25 नंबर ले आते थे। अब वही चीज़ 20 नंबर की कर दी गई है। 20 में से कितने आएँगे? 20 तो आएँगे नहीं किसी के। ऑब्वियस सी बात है 15 आएँगे, 12 आएँगे, किसी के नंबर 12 आएँगे, किसी के 15, किसी के 18, हो सकता है 20 आ जाएँ, 1-2 टैलेंटेड हो सकते हैं, पर सबके तो 20 नहीं आने वाले। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है कि हमको वही नंबर जीएस निकालने हैं। अदरवाइज़ अगर हम जीएस से भी नंबर कम कर देंगे, इंग्लिश के भी नंबर कम हो गए हैं, तो फिर हमको प्रेशर जो है हमारा वो क्वांट पे बढ़ जाएगा, रीजनिंग पे बढ़ जाएगा। अब किसी की क्वांट अच्छी नहीं है, किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर उसकी लंका लग गई। तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें और फिर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें। टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, फिर करना है। टेलीग्राम का चैनल मैं जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को जो है जो भी मैंने पीडीएफ बनाई है शेयर कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस की जो मैंने पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं, मैं फ़ोटो खींच करके कॉपी बनाई है मैंने, सारी चीज़ें उसमें दी हैं। सम पीसीए फ्रेमवर्क दिया है, बेसल नॉर्म दिया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिए हुए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आरबीआई के बारे में दिया गया है, और पेटीएम मतलब पेमेंट्स बैंक के बारे में दिया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में दिया गया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और सरफेस की एक दिया गया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी मैंने नोट्स बनाई हैं, उस पूरे नोट्स की फोटोज को खींच करके पीडीएफ बना करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप उस चीज़ को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। और सच कह रहा हूँ, आपको 1 रुपया किसी चीज़ को देने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा तो क्लियर होगा ही, आपका भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं करते हैं कि आपका लॉस है, मेरा तो हो ही जाएगा एग्जाम, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। नहीं होता है, भगवान जाने, जो लिखा होगा किस्मत में देखा जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चलो कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से, ये मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लग सकता है, लेकिन मैं नहीं मानूँगा। कुछ अंदर बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स ही यहाँ पे बयाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। और यही चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए, इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए तभी आपको। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल दिन भर पढ़ता रहता हूँ, नहीं, मतलब मैं ऑफ़िस भी जाता हूँ, 8 घंटे के आस-पास लगभग ऑफ़िस में भी करता हूँ, फिर जाकर के यहाँ पढ़ता हूँ आकर के। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं रात के पढ़ते-पढ़ते, 4 बज जाते हैं कभी-कभी, ठीक है? सोता हूँ 4 घंटे ही सोता हूँ, 8 बजे उठ करके, 9 बजे उठ करके ऑफ़िस चला जाना होता है, तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक? तो कोई वर्किंग हो चाहे जो हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2026 में चाहिए, आपको चाहते हैं कि भाई त्योहार के जब समय जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें भी आपका नाम हो, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कोई भी एक्सक्यूज़ेस आपको नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जॉइन करिए जा करके, फिर बताइए प्रिपरेशन में जो भी पूछना हो, ओपन है टेलीग्राम, वहाँ पे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, मैं बताऊँगा। शेयर कर दिया गया है लिंक, ठीक? ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।